नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का मैं और मेरी राजनीति में हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों से बताना चाहता हूं कि कल पिछला भाग नंबर 2 में हमने कुछ बातें पेंडिंग रखी थी। पेंडिंग इसलिए रखी थी क्योंकि उसके अंदर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हमें भी आप सभी का ध्यान रखते हुए छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हर ब्लॉग को छोटा ही रखने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने हिसार की बात की, सिरसा की बात की और करनाल, फरीदाबाद और क्या नाम है अपना गुड़गांव की बात की। अभी रोहतक की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ की, भिवानी महेंद्रगढ़ की भी हमने कर ली, तो अभी रोहतक की बात करते हैं। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए माने जाते हैं, अनुमानित, और बीजेपी से अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद भी हैं, यानी राज्यसभा सांसद की सीट भी खाली होगी। यदि दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिया जाता है तो यदि उसकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ते हैं वो अलग बात है। हाँ, जीत क्लियर है रोहतक से, क्योंकि पिछली बार ही लोगों ने उसको हराने के बाद ऐसा महसूस किया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। वो उनका निजी क्षेत्र है, उसके अंदर बहुत से ऐसे हल्के हैं, जैसे कौंसली है, कौशली हल्का, उसके अंदर पहले उसकी ज़्यादा हार होती थी, बहुत ज़्यादा, यही 50+, यानी 50 से 65,000 के बीच उसकी हार होती थी। लेकिन अब की बार कौशली हल्का उसको कम से कम 20 से 25,000 वोटों से जिता रहा है। तो इसलिए रोहतक लोकसभा सीट तो कांग्रेस की झोली में जाएगी, 100% जाएगी। कोई कैंडिडेट खड़ा हो ना हो, ये अलग चीज़ है कि अच्छे व्यक्ति की टिकट होती है, अच्छे ही व्यक्ति जीतता है, उससे किसानों के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बोलने में दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत लोकसभा सीट, जिसके अंदर पिछले इलेक्शन में रमेश कौशिक की टक्कर में बीजेपी से रमेश कौशिक थे, कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और जेजेपी से दिग्विजय सिंह चौटाला थे। सोनीपत जी सीट पर जाटों का दबदबा है, ये सच्चाई है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि जाट 2 भागों में बंट गया और अन्य यानी कि रमेश कौशिक जी इसलिए जीत गए। अब की बार देखो टिकट किसको दिया जाता है, कौन कैंडिडेट आता है। अभी तो सिर्फ बीजेपी ने अपनी घोषणा की है, बाकी तो अभी पेंडिंग है। क्या करते हैं उसमें, जींदल का है, उसमें जुलाना का है और स्पिद्दो है। तो उधर क्या नाम है, हुड्डा सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत साइड में है दबदबा। तो इन चीज़ों में बड़ा ही अमल और सिस्टम के तहत होता है। अब बात करते हैं अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा से बंतो कटारिया का नाम लिया गया है। पिछली बार वहाँ से लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया थे, उनकी किसी कारण से मौत हो गई। इस मौत के चलते बंतो कटारिया, जो उनकी वाइफ है, उसको बीजेपी ने अपना मेंबर नियुक्त किया है, यानी लोकसभा सांसद के तौर पर अपना मेंबर नियुक्त किया है। अब उसकी टक्कर में कांग्रेस किसको देती है, वो कितना अच्छा नेता है, ये भी चीज है। इसके अलावा अम्बाड़ा में अनिल विज जी हैं, वो भी खिलाफत कर रहे हैं, खिलाफ नहीं है लेकिन खिलाफत कर रहे हैं
क्योंकि सीएम बनना उनको था, बना दिया नायब सिंह सैनी के को, उसके अंदाजे से, मेरे अंदाजे से नहीं, उसके अंदाजे से। और आम पब्लिक भी यही कहती थी कि अगला सीएम बीजेपी का अनिल विज होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब नायब सिंह सैनी बन गए और कुछ यही सिस्टम चलता रहेगा तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी राजनीति में नए नए मोड़ आएंगे 1-2 दिन, 2-4 दिन में, तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। किसी के घर पर गुलाल लगेगा, किसी के घर पर मायूसी छाएगी, किसी को टिकट मिलेगी, कोई भागेगा, कोई दूसरी पार्टी में जाएगा, ये सब होता रहता है। लेकिन बीजेपी ने एक हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान किया है वीरेंद्र सिंह के जाने से। वीरेंद्र सिंह बड़े पुराने लीडर हैं जिनको जानकारी हो गई है राजनीति की बहुत ज़्यादा, अनुमान उनके 100% 100 के 100 होते हैं। अब वही चीज़ है, यदि इन आदमियों को ही खोना है तो बीजेपी को लॉस होता है। अब सबसे पुराना वीरेंद्र सिंह है मेरे हिसाब से, ओम प्रकाश चौटाला है, ये है, इनको ज्ञान होता है कि कहाँ से हम जीत सकते हैं और कहाँ से कौन सी सीट निकाल सकते हैं। तो इनके ऐसे नहीं कि ये हैं, इनके 10% 12% वोट हर हल्के में, हर जिले में है हरियाणा के अंदर, तो इनको बड़ा संभाल के रखना चाहिए था। अब बीजेपी पे ना कंट्रोल हुए, वो देखो कारण उनके आपस के क्या रहे हैं, वो उन दोनों के आपस की सिस्टम थे। अभी ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम अलग इसलिए हुए हैं कि हमें घुटन हो रही थी। घुटन का कारण बताया कि जैसे पिछले अभी एक आर्मी के ऊपर अग्निवीर जो सिस्टम लागू किया उसके खिलाफ, किसानों के खिलाफ, और 1-2 चीज़ें उसने बताई हैं जो कि जायज़ भी हैं और राजनीति में ये चीज़ होती भी हैं। लोकतंत्र के अंदर आंदोलन करना हर आदमी की आज़ादी है, लेकिन बड़ा दुख के साथ बोला जाता है कि जैसे अभी किसानों का आंदोलन था, हालांकि किसानों ने उपद्रव या कोई हंगामा या कोई तोड़ फोड़ ऐसा कोई पिछले साल, पीछे जो आंदोलन हुआ था 1-1.5 साल चला था, उसमें भी नहीं हुआ। कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसके अंदर घुस के उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी पार्टी के नहीं होते। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद से मकसद होता है, वो उनके ऊपर कालिक लग जाती है। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि किसान लोग भी, सरपंच लोग भी जो सरपंचों पे हुई थी, और दूसरा क्या नाम है, पटवारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, वो सब इस सिस्टम के ऊपर इसके खिलाफ हैं, बीजेपी के। क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि उनकी मांगें और बीजेपी की चीज़ देने का तरीका डिफरेंट है, अलग है। उस अलग की वजह से दोनों में अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी मान ले कोई भी ताकत नहीं बन पा रही है, किसी साथी को उसका समझ में भी नहीं आ रही है कि ये दिक्कत क्या है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ होती हैं, कुछ के लिए मुड़ना होता है, कुछ के लिए नहीं मुड़ना होता। तानाशाही कहीं नहीं चलती। मनोहर लाल खट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो अपना मुख्यमंत्री पद को नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि उसकी कहीं चलती नहीं थी। ऊपर से कानून लाते थे, वो कानून आके अलाउंस कर देते थे, लेकिन फॉलोअप नहीं होता था। अब दोस्तों, मैं अंदर मास्टर पुनिया
आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले छात्र गांव में एक कॉलेज नॉमिनेट हुआ था, कॉलेज बना था, यानी कि उसको अनाउंस किया था रक्षाबंधन पे मनोहर लाल खट्टर जी ने। और उसकी तैयारी होके प्रेमलता मैडम उस टाइम एमएलए थी, सिटिंग एमएलए थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उनकी मेहनत से ही वो कॉलेज छात्र को मिला था। उसके बाद मिला जब उस टाइम दुष्यंत जी चौटाला एमएलए थे और वो उस सिस्टम में प्रेमलता जी हार गई थी। इसमें उस कॉलेज की बात करते हैं। उस कॉलेज की 4 साल पहले अपना जो टेंडरिंग वगैरह वगैरह या जो भी नक्शा बनाना है या कुछ ज़मीन के लिए डॉक्यूमेंट लेने, वो सब कुछ ओके हो गया था आज से 4 साल पहले। अभी तक एक छोटे से स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है गर्ल्स, उसके अंदर कॉलेज की क्लासेज लग रही हैं। अभी तक उसके अंदर अपना ईंट या पत्थर जो भी लगना था वो अभी तक नहीं लगा है। तो ये हालात मनोहर लाल की थी। मनोहर लाल जी अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका अफसर पे कोई प्रेशर नहीं था। अभी जींद में देख लो, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अपना पीजीआई बनने लग रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ, क्लासेज नहीं लगी हैं और शायद अभी लगेंगे भी नहीं, क्योंकि उसको बनने में ही टाइम इतना लग रहा है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। यदि कोई प्राइवेट संस्था होती तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती, क्योंकि उसकी देख रेख करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने अलाउंस तो कर दिया, पैसे भी दे दिए, लेकिन उस बारे में संज्ञान नहीं लिया कि उस चीज़ पर कार्य कितना % हो गया। यही कमी मनोहर लाल जी को खलेगी और इसलिए उसको सीएम पद से हटाया गया है। नायब सिंह सैनी को उसकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। यही दिक्कत रहती थी कि उन्होंने पैसा भी दे दिया और अलाउंसमेंट भी कर दी कि ये चीज़ यहाँ बननी है, लेकिन ये पता नहीं किया कि वो चीज़ बनी नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, उसमें क्या दुविधा आई, कितने % बन गई, ये चीज़ें नहीं देखी उन्होंने। किसी गांव में पानी आता है पीने का, नहीं आता है, इसके बारे में कोई किसी का सिस्टम नहीं है। बहुत से ऐसे लागू होते हैं कानून के नियम। एक हमारे गांव की बात है, उसमें एक बोर लगना था जिसको नीचे का पानी सप्लाई के लिए, वो बोर ही नहीं बना। अब उसमें एक छोटा बोर बना और उसको बंद कर दिया। ये बताइए इसकी कमी किसकी रही है? अब किसके ऊपर दो मत लगाई जाए कि काम नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते। तो ये चीज़ें पब्लिक को याद रहती हैं, इसलिए पब्लिक नाराज़ हो जाती है उस सीटिंग एमएलए से और उसके खिलाफ हो जाती है, लोकसभा सांसद हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आप अपना कीमती वोट सभी साथी बढ़िया कैंडिडेट के ऊपर के निशान पर ही दबाएं, आपको जो अच्छा लगे। ये नहीं किसी के दबाव से कोई वोट देना, नहीं, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको ही जिताना है। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए ताकि वो हर समाज की बातें सोचता हो, हर किसी जात पात की बात नहीं करता हो, किसी एक जाति विशेष की तरफ ना हो, सब जातियों की तरफ होना चाहिए। क्योंकि राजनीति वालों ने ही सिस्टम बिगाड़ रखे हैं। कई कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों के लिए ये कर दूंगा, कई कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू के लिए ये कर दूंगा, कोई कहता है मैं एससी के लिए ये कर दूंगा, बीसी के लिए ये कर दूंगा, जाटों के लिए ये कर दूंगा। अरे ये कहाँ से आई बातें?
समाज ने हर आदमी को ताना बोना बुनकर जो रखा है उसके तहत क्यों नहीं चलने देते। मेरे घर के आसपास ब्राह्मण समाज है, तो क्या मेरा उनके साथ लेना देना खाना पीना सब चीजें हैं, तो क्या मैं उनको गाली दूं या मेरे को वो गाली देंगे। जब समाज ही हमें आपस में नहीं बांटता तो ये राजनीति वाले क्यों बांटते हैं। अब पीछे को भाई साहब थे सैनी, राजकुमार सैनी, जिसको कांग्रेस ने मिला लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिलाया उसको, कांग्रेस ने नहीं। ये भी चीज नोट करने की है, मैंने ये पहले भी बताई थी बात कि राजकुमार सैनी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिलाया है, ना कि कांग्रेस पार्टी ने। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती है कि हमारी हरियाणा से 10 की 10 सीट में से कोई हमें मिसिंग हो। और यही चीजें मैंने पिछले व्लॉग भाग 2 में बताया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी प्रेशर है किसी चीज का, कि आपको उन आदमियों को टिकट देनी है, उन मेंबरों को इसमें मिलाना है जो कि आ रहे हैं और बीजेपी जीते। ये बात नोट करने की है। ईडी केजरीवाल को पकड़ लिया। केजरीवाल जैसा सच्चा आदमी नहीं है। मेरे हिसाब से जितने राजनीतिक आदमी हैं उनमें सबसे तेज और माइंडेड आदमी केजरीवाल है। पढ़े लिखे आदमियों के लिए बहुत बढ़िया इंसान है। उसको भी जेल के अंदर डाल दिया। क्या उसको जेल के अंदर डालने से आप पार्टी टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। क्या सुनीता दुग्गल को टिकट नहीं मिलेगी तो क्या सुनीता दुग्गल खत्म हो जाएगी? नहीं। उसके ऊपर जो आईएएस बनने का जज्बा था उन्होंने बना और उससे इस्तीफा दिया। ये चीजें उसके पास कायम रहेंगी क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है और टैलेंट ही सबसे आगे ले जाने का सिस्टम होता है। मैंने पीछे भी बताया है कि एमपी का काम गली बनाना नहीं होता, एमपी का काम प्रोजेक्ट लाना होता है। बड़े प्रोजेक्ट लोकसभा क्षेत्र में लाना। एमपी ना ही किसी के घर में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि एमपी को कई लोग कह देते हैं ना भी हमने उसको देखा ही नहीं। ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि एमपी का लंबा प्रोसेस होता है और लंबा ही उसका लोकसभा क्षेत्र होता है। तो उसके अंदर उसके बहुत से ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं। लोकसभा में वो कोई बिल पारित करवा के लाएगा, उसको पूरे देश की सिस्टम को भी अपने अंदर घोल के रखना होता है। ट्रेन लाना, हवाई जहाज लाना, ये चीज़ें, कहीं बड़ी फैक्ट्री लाना, ये चीज़ें होती हैं एमपी का काम। ये छोटी मोटी बातें कुछ लोग करते हैं, उनको पता नहीं कि एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके लिए आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ। ये भी लंबी हो गई है, तो अगले नेक्स्ट भाग में हम एक लोकसभा क्षेत्र का ब्यौरा देंगे। अगले भाग में, भाग नंबर 4 में, हम लोकसभा क्षेत्र का एक का ब्यौरा देंगे आप लोगों को कि किसकी ज़्यादा जीत होने की संभावना है और कौन इसमें आगे है, कौन इसमें पीछे है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मैं आप सभी के साथ ये बातें शेयर कर दूं। किसी को मेरी बात से कोई भी बात में गलती या कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। उससे क्या होगा, उससे मुझे भी पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर गलत था और जो भेजेगा वो सही था। नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरी राजनीति में आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।